जब अनुसंधान की बात करते हैं तो अनुसंधान में सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु माना जाता है वह संदर्भ उनमें से एक है। यानी अनुसंधान में जब कोई भी अनुसंधान करता किसी विषय को लेकर अनुसंधान करता है तो उसका जब वह अपनी कोई भी बात कहता है, कोई भी तथ्य प्रस्तुत करता है, उस तथ्य को प्रामाणिक स्वरूप देने के लिए वह संदर्भ प्रस्तुत करता है। तो संदर्भ की आवश्यकता हम जानते हैं कि तथ्यों की प्रामाणिकता के लिए होती है कि हम जो भी कह रहे हैं उस बात को हम इस प्रमाण के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। वही प्रमाण हमारे यहाँ अनुसंधान में संदर्भ कहलाता है। तो संदर्भ प्रस्तुतिकरण की 3 पद्धतियां जो संपूर्ण विश्व में प्रचलित हैं। हम सभी जानते हैं एमएलए पद्धति, एपीए पद्धति और शिकागो पद्धति। किंतु हमने यह विचार किया कि इन तीनों पद्धतियों में कहीं ना कहीं एक समस्या, जब हम देवनागरी लिपि को लेकर काम कर रहे होते हैं, हम जानते हैं कि तीनों ही पद्धतियां अमेरिका की संस्थाओं द्वारा तैयार की गई। तो उन्होंने अपनी लिपि रोमन उसको ध्यान में रखकर उसका प्रारूप तैयार किया होगा। किंतु हमारी देवनागरी लिपि, चाहे हम नेपाली लिख रहे हों, संस्कृत लिख रहे हों, हिंदी लिख रहे हों, गुजराती लिख रहे हों, कई भाषाओं की लिपि देवनागरी है। और देवनागरी में जब हम कोई अनुसंधान कर रहे हैं और उसके संदर्भ को प्रस्तुत करें तो जो एमएलए या एपीए पद्धतियां कहती हैं कि हमें यहाँ पे डॉट लगाना है, कॉमा लगाना है, यहाँ सेमीकोलन लगाना है, तो वो हमने ये अनुभव किया। यहाँ पहली स्लाइड में पहली स्लाइड आप दिखा, पहली स्लाइड पर हम पहुंचते हैं। अब तीसरी स्लाइड पे हैं, इससे पहले, इससे भी पहले। हाँ, अनुसंधान में संदर्भ प्रस्तुतिकरण हेतु हिंदी सुधार संघ प्रारूप HSS फॉर्मेट, एक नया फॉर्मेट जो कि तैयार किया गया, जो देवनागरी लिपि की विशेष उपादेयता को सिद्ध करना चाहता है। अगली स्लाइड। हम इस HSS फॉर्मेट के माध्यम से चाहते हैं कि हिंदी की जो देवनागरी लिपि है, संस्कृत की जो देवनागरी लिपि है, नेपाली की जो देवनागरी लिपि है, हम उस लिपि के अनुकूल संदर्भ प्रस्तुत करें। स्लाइड बदलेंगे, आगे नेक्स्ट। अब इस अनुसंधान को संदर्भ प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता की दृष्टि से हमने कहा कि तथ्यों की प्रमाणिकता, हाँ ये मुझे दे देंगे तो सहजता होगी। बढ़ाना होगा, क्या करेंगे? अच्छा ठीक। हम बात करते हैं, हमारी 3 पद्धतियां हैं, हम उनको जानते हैं। अब लेकिन एमएलए, एपीए तथा शिकागो में संदर्भ प्रस्तुतिकरण की जो पद्धतियां हैं उनकी अप्रासंगिकता मैंने फाइंड की है। अब ये पहली अप्रासंगिकता जो मेरी दृष्टि में समझ में आती है, देवनागरी लिपि के संदर्भ में अप्रासंगिकता। देवनागरी लिपि जो है ना, उसमें पूर्ण विराम होता है, और जब हम डॉट लगाते हैं तो डॉट का अर्थ हमारे यहाँ संक्षिप्तीकरण होता है। हम डॉक्टर लिखते हैं तो डॉट लगा देते हैं, या कुछ भी लिखते हैं संक्षिप्तीकरण के लिए डॉट का प्रयोग करते हैं। यदि हम संदर्भ में डॉट का प्रयोग करेंगे तो उसको क्या कहें? देवनागरी लिपि में तो पूर्ण विराम होता है, और पूर्ण विराम किसी भी संदर्भ के क्या बीच में लगाया जा सकता है? संभव ही नहीं है।
पूर्ण विराम आप बीच में नहीं लगा सकते, तो मेरी दृष्टि में वो अप्रासंगिक है। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरी अप्रासंगिकता भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक चेतना के संदर्भ में। अब हमारी सांस्कृतिक चेतना क्या कहती है? भारतीय उपमहाद्वीप के जितने भी हमारे देश हैं, वहां हम कोई भी नाम लें, चाहे छोटा हो, हम अपने विद्यार्थियों को भी बोलते हैं तो जी करके, या कभी भी हम किसी का भी नाम लेते हैं तो कम से कम आदर सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए करते हैं। किंतु अगर हम पुरानी पद्धतियों की बात करें, जिन पद्धतियों में अब तक काम चला आ रहा है, तो क्या करते हैं? आधा नाम पहले लिखिए, फिर पूरा नाम बाद में लिखिए। और मैं बात करता हूँ, चूंकि मैं हिंदी का शोधार्थी हूँ, तो हिंदी में तुलसीदास, हम उन्हें बड़े आदर के साथ गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं। किंतु समस्या ये होती है कि संदर्भ लिखते समय क्या लिखे? दास तुलसी। ये है सूरदास, नाम सूरदास है तो हम कहते हैं कि भक्त कवि सूरदास, तो हम उन्हें कैसे लिखते हैं? दासूर। अब मुझे लगता है कि ये अप्रासंगिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम रामधारी सिंह दिनकर को पहले दिनकर लिखेंगे और फिर रामधारी सिंह लिखेंगे, तो वो मेरी दृष्टि में अप्रासंगिक। हम बात करते हैं तीसरी की, संदर्भ के क्रम, क्रमिक जो क्रम है कैसे रखना चाहिए, लेखक का नाम, पुस्तक का नाम। अभी हमें प्रश्न करना है कि भाई ये तथ्य जो आपने दिया है ना, इसको प्रमाणित करिए। तो बोले ये किसने कहा है? तो मैंने कहा रामधारी सिंह दिनकर ने। ठीक है, किस पुस्तक में कहा है? तो हमने कहा कि रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक। अच्छा, पृष्ठ संख्या बताइए, तो कहा कि 72 पेज पे। अच्छा, ये पुस्तक कहां से प्रकाशित हुई है? तो हमने वाणी प्रकाशन दिल्ली। और किस वर्ष में प्रकाशित हुई है? तो हमने कहा 1972। ये एक क्रम है जिस क्रम में हम पूछना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पेज नंबर सबसे बाद में। क्या हम पेज नंबर सबसे बाद में खोजेंगे क्या? पेज नंबर तो हमको पहले चाहिए ना, जब नाम मिला, किताब मिली, उसके तुरंत बाद पेज नंबर चाहिए हमें, तभी हम खोज पाएंगे। तो मेरी दृष्टि में क्रमिक अप्रासंगिकता है। इसको इस दृष्टि से, इन अप्रासंगिकताओं की दृष्टि से हमने एक नए फॉर्मेट को तैयार किया। लेकिन ये आदरणीय, चूंकि मेरी 10 मिनट है और मेरे पास मोबाइल है, मैं देख रहा हूँ, जैसे ही मेरी पूरी होगी मैं आपकी बात समाप्त करूंगा। हाँ, आप लोग कहेंगे तो मैं बढ़ हमारे, अब हम सबको ये विचार करने की बात है, क्या ये मेरे मन में पहली बार प्रश्न आया? ऐसा नहीं है, प्रश्न बहुत सारे मित्रों के, विद्वानों के भी मन में आया, किंतु कोई नया प्रयास करने के लिए सबसे बड़ी कठिनाई ये होती है कि हम उस प्रयास को सफल कैसे बनाएंगे। अगर कोई नवता लाते हैं, कोई नवीनीकरण करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा संकट होता है उसका विरोध। क्योंकि जिन्हें मैं अप्रासंगिक बता रहा हूं, यहीं पर बैठे कई विद्वान कहेंगे कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम अभी बच्चे हो, ये अप्रासंगिक नहीं है। जैसे तुम अप्रासंगिक कह रहे हो, ये अप्रासंगिक नहीं है। उसके विरोध में आपके पास अनेक तर्क होंगे। ये मैं गलत तो नहीं कह रहा, आपके पास तर्क होंगे, अरे ऐसा नहीं होता, ऐसे होता है, ऐसे। इसका कारण क्या है? आदरणीय, इसका महत्वपूर्ण कारण ये है क्योंकि हम उसी परंपरा में ढले चले आ रहे हैं। हम लगातार उसी परंपरा में काम कर रहे हैं, और अचानक से कोई कहेगा कि ऐसे नहीं, संदर्भ ऐसे लिखो, तो फिर हमको कठिनाई होगी, क्योंकि हम तो काम उसी परंपरा में कर रहे हैं और उसके पीछे हमारे पास असंख्य तर्क होंगे। तब मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि कोई भी नवता लाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, उचित नेतृत्व की आवश्यकता होगी। जब तक हमारे पास उचित नेतृत्व नहीं होगा, मैं भारत से आया, मैं लड़ाई लड़के, मैंने कहा मुझे 10 मिनट का समय दीजिए, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। आदरणीय ने मुझे कहा कि नहीं, समय का ध्यान, मैं समय का ध्यान रख के कहूंगा, किंतु मुझे कहने का अवसर दिया। मैं आज नेपाल के पटल पर कह रहा हूं कि हिंदी की देवनागरी लिपि के लिए यह अनुचित है, हमें किसी नवीन पद्धति की आवश्यकता आज है। वो हमको करना पड़ेगा। कौन करेगा? हमारे भारत में ऐसी बात नहीं है कि प्रयास नहीं हुआ है। हमारे भारत में एक अनुशीलन नाम की, आदरणीय शर्मा जी बड़े विद्वान हैं, एक अनुशीलन नाम की हमारी भारत में एक पत्रिका निकलती है,
उन्होंने अपना फॉर्मेट बनाया, काफी कुछ मिलता जुलता है वो फॉर्मेट हमारे इस फॉर्मेट से जो हमने तैयार किया है, किंतु उन्होंने उसको नाम नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अगर नाम देंगे तो फिर विरोध होगा, उस विरोध को झेलेगा विरोध होगा, इसलिए वो अपनी पत्रिका के लिए उसी फॉर्मेट में मांगते हैं, किंतु उसको नाम नहीं दिया। हमने जब ये प्रयास किया अब देखिए फॉर्मेट में आपको दिखाना चाहता, हमने प्रयास किया और इसका नाम HSS हिंदी शोधार्थी संघ प्राप्त, क्योंकि जो अमेरिकन, अब जो हम MLA की बात करते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है? मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, वो किसी एसोसिएशन ने बनाया ना। ऐसे ही APA वो भी एसोसिएशन का ही है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, वो एसोसिएशन, तो हम भी कोई एसोसिएशन है। हाँ। हमने अपना, और वो देवनागरी लिपि को जस्टिफाई करता है। हाँ, ठीक है, ये प्रयास है। तो HSS फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को हमने तैयार किया और हमारी पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंचल माहौर जी, जो प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, उन्होंने इसे नाम दिया। नाम पर चर्चा हुई कि नाम तो देना होगा, बोले विरोध होगा, सब देखा जाए, हम पूरे विश्व भर में घूमेंगे, 10 साल 20 साल 50 साल, कभी तो स्वीकृति मिलेगी, पर हम प्रयास, आज हम नेपाल में कर रहे हैं तो कहीं और। तो नाम दिया गया और हमारे वरिष्ठ जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पूरे फॉर्मेट पर काम किया, विश्लेषण किया और तुलनात्मक अध्ययन किया APA, MLA और शिकागो पद्धतियों के साथ, और उसके बाद ये कहा कि यह पूरी तरह से भारतीयता, भारतीय मूल और भारत के आसपास के देशों की सांस्कृतिक चेतना को जस्टिफाई करता है, इसलिए हम इसे लागू करते हैं। और पूरी हमारे संगठन के द्वारा जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, पत्रिकाएं निकलती हैं, हम सब में यही फॉर्मेट के माध्यम से हम शोध पत्र आमंत्रित करते हैं। इसको जरा समझते हैं, ये काम करना होता है, अच्छा इधर कुर्सी लेते ही बस अगली स्लाइड। तो अब हम इस पर करते क्या है वो पहले समझते हैं। सबसे पहला नंबर 1, मौलिक पुस्तक यदि है तो हम उसका संदर्भ कैसे प्रस्तुत करेंगे। मौलिक पुस्तक में हम पहले लेखक का नाम से पहले हम उसकी उपाधि लगाएंगे। ये जैसे वो डॉक्टर है, प्रोफेसर है, अगर कुछ नहीं है तो श्री, श्रीमान, माननीय, आदरणीय, ये हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम आदरणीय, मान्यवर, श्री, आचार्य, जो भी है, हम सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करेंगे संबोधन के लिए। उसके बाद नाम पूरा लिखेंगे, जो भी नाम है, श्री कृष्णचंद्र शर्मा जी, तो वो यही लिखा जाएगा, प्रोफेसर कृष्णचंद्र शर्मा जी। उसके बाद पुस्तक का नाम और उसके बाद पृष्ठ संख्या, तदुपरांत पुस्तक कहां से प्रकाशित हुई और फिर प्रकाशन वर्ष, ईस्वी में है तो ईस्वी में, और यदि अगर वह विक्रमाब्दी में है तो विक्रमाब्दी लिखा जाएगा। ये स्पष्ट रहेगा, जैसे 2007 ईस्वी में प्रकाशित हुई, अगर शताब्दी में होगी तो वो हम उसमें विक्रमाब्दी लिखेंगे। नेक्स्ट, संपादित पुस्तक है तो उसमें भी यही क्रम रहेगा, लेकिन संपादक और भी हो सकते तो उनके नाम भी इसी क्रम में लिखे जाएंगे। और लेख है तो लेख विशेष को हम उससे डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके और उसके साथ में उस लेखक का नाम लिखेंगे, जिस लेखक का लेख है। संपादक पहले रहेगा, 2-3 संपादक है तो 2-3 संपादक रहेंगे और बाकी वही क्रम रहेगा। तीसरा, पत्र पत्रिका अगर है तो उसमें हम पहले संपादक का नाम, उसके बाद पत्रिका का नाम, उसमें जो हमारा जिसमें से हमने लिया शीर्षक, वो शीर्षक और शीर्षक के लेखक के बाद वो पृष्ठ संख्या, उसी क्रम, और पृष्ठ संख्या के बाद वो कहां से प्रकाशित हुई है, कौन सा अंक है, पूरा विवरण होगा। हमारे साथ ये संदर्भों में बड़ी दिक्कत होती है, आप सबने भी देखा होगा कि बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया संदर्भ, संक्षेप में किताब का नाम भर दे दिया, नाम और लेखक का नाम, किताब का नाम, तो अधूरे संदर्भ हम स्वीकार नहीं करते।
हमारा कहना है कि पूरा संदर्भ लिखा जाना चाहिए, तभी तो प्रमाणिकता होगी। अगर आप सही एड्रेस नहीं देंगे तो चिट्ठी कैसे पहुंचेगी वहां? तो आवश्यक है कि पूरा संदर्भ दिया जाना चाहिए। अगला सोशल साइट है, तो सोशल साइट से हमने कुछ लिया है, संदर्भ लिया है, तो हम उसका पूरा जिम्मेदार सोशल साइट को वहां डालेंगे। अब ये उपर्युक्त जो लिंक दिया गया है ना सोशल साइट में, उपर्युक्त लिंक सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर शिवोमर जी का परिचय है जो भारत के हैं, और यह विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की साइट वेबसाइट पर जो डाटाबेस है वहां से लिया गया है। तो ये आप इसे क्लिक करके देखेंगे तो आप सीधे वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और वहां से आप आराम से भी जो हमने संदर्भ दिया है सटीक है कि नहीं। इस प्रकार नेक्स्ट आवश्यकता के अनुरूप हमने ये कहा कि जैसे हमने डॉक्टर लिखा है तो उसका डॉक्टर है, प्रोफेसर है, माननीय डॉट लिखा है तो मान्यवर केवल पुरुषों के लिए प्रयोग करेंगे। आदरणीय इसका प्रयोग केवल महिला के लिए जिनके नाम के साथ कुछ है नहीं, मान लीजिए वो डॉक्टर नहीं है या आचार्य नहीं है, तो उनके साथ हम यानी आदरणीय ये है, और मान्यवर ये पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए स्पेशलाइज हमने बनाया है। इस प्रकार हम निष्कर्ष पर जो आए हैं, निष्कर्ष के रूप में ये ठुलो प्रयास हो गए कि हमने मौलिकता को लगी और भारत में इस प्रयास की स्वीकृति हो रही है। धीरे धीरे विश्व भर में हम केवल देवनागरी लिपि के विषय में कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम हिंदी के शोधार्थी हैं, हिंदी पर काम करते हैं, और हमने अगर इस विषय पर नहीं सोचा तो कौन सोचेगा? सरकारें कुछ नहीं करने वाली, सरकारों में बैठे लोग कुछ भी नहीं करेंगे, वो तो यूजीसी पैसा देगी, ऐसी संगोष्ठियां हो जाएंगी और बात खत्म हो जाएगी। एक स्मारिका निकलेगी बड़ी सुंदर सी, ऐसा हमारे यहाँ हमारे देश में भी होता है। नया क्या होगा? नया करने का प्रयास हमारे द्वारा है। हो सकता है आपको सराहनीय लगे और हो सकता है कि आप में से किसी को ये बकवास भी लगे, किंतु हम इस बकवास को लगातार करना चाहेंगे और कोई प्रश्न मैं उसके लिए बहुत बड़ी बढ़िया अभ्यास है तो जी जी प्रश्न भाई सब माइक पहुंचाएं। और ये पूरा फॉर्मेट है हमारे भारत की एक पत्रिका है, भारतीय ज्ञानपीठ की आदरणीय सभी मंचा सिंह से मैं निवेदन करूंगा। हमारे यहाँ हमारे भारत की सर्वोच्च पत्रिका है, भारतीय ज्ञानपीठ से निकलती है, नया ज्ञानोदय। इस पत्रिका में पृष्ठ संख्या 72 पर यही पूरा लेख विस्तृत व्याख्या सहित प्रकाशित हुआ है 2024 में, और जिसका शीर्षक भी उन्होंने विशेष आलेख करके प्रकाशित किया है। विशेष आलेख शोध कार्य और संदर्भ हिंदी शोधार्थी संघ प्राप्त, ये हमारे भारत में प्रकाशित हुआ है और सर्वोच्च पत्रिका है, उसमें प्रकाशित है। मैं आदरणीय सुधन जी को ये भेंट करना चाहूंगा। सुधन पौड़े जी कृपया मंच पे आ जाए। ठीक है जी आपका प्रश्न। गोपाल कृष्ण मिश्र, संस्कृत विभाग, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी। जैसा कि आपने एक स्लाइड में दिखाया था कि हिंदी के पुरुषों के लिए आपने मान्यवर का प्रयोग किया, किंतु महिलाओं के लिए आदरणीय का, तो या तो एक समानता हो, आदरणीय उसमें करें, इसमें आदरणीय, क्योंकि भेद अलग हो जाएगा। ये प्रश्न आपका सही है, क्या महोदय का भी प्रयोग कर? हाँ, आपने बिल्कुल कहा, लेकिन जैसे मान्यवर और माननीय इन दोनों के लिए जब हम संक्षिप्त रूप देंगे ना, तब दोनों में एक समानता रह जाएगी। फिर हम कैसे समझ पाएंगे कि ये महिला है या पुरुष है? चूंकि मैं इसी का उत्तर दे रहा हूँ, मैं उत्तर दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा माँ, हमने लगाया माँ डॉट, इसका मतलब ये निश्चित रूप से पुरुष के लिए है, और आ डॉट लगाया तो ये निश्चित रूप से किसी
महिला का नाम ऐसा है जो पुरुषों से मैच कर रहा है। बहुत सारे नाम हैं आपके संज्ञान में ऐसे होंगे जो महिलाओं का नाम आप ये भेद नहीं कर सकते ये महिला है या पुरुष है। दुर्गा है, लक्ष्मी है, अंबिका भट्ट है। नहीं, हमारे यहाँ राजकुमार करके ऐसे नाम होते महिलाओं के, मुकेश कुमारी। अब मुकेश कुमारी, कुमारी न लगा हो, केवल मुकेश हो तो आप पहचान ही नहीं सकते। अब दूसरा प्रश्न लीजिए जी। नमस्ते, घनश्याम नेउपाने, आपके वो सब दिख लिया, उसमें आदरणीय और माननीय, इसमें मैं भी असहमत हूँ, क्योंकि दोनों शब्द दोनों के लिए प्रयोग हो सकते हैं। पुल्लिंग के लिए भी प्रयोग हो सकते हैं और स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग हो सकते हैं। फिर और दूसरी बात है, मेरी खास प्रश्न यह है कि आप HSS किया ना, वो तो हिंदी के लिए हुआ, हम तो नेपाली में लिखते हैं ना, तो देवनागरी के लिए बनाइए इसको DSS कीजिए, मेरा सजेशन है। DSS कीजिए, मेरी सजेशन है। बहुत सुंदर सुझाव है, इस पे प्रत्युत्तर करना चाहूंगा। MLA के लिए हमने कभी प्रश्न किया एक प्रश्न किया, फिर HSS के लिए वो तो नाम है, वो तो नाम है पद्धति का स्वीकृत। अगर आपको लगता है कि यह स्वीकार योग्य है और देवनागरी लिपि के अनुकूल है तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे MLA एक्सेप्ट करके चल रहे हैं ना, आज तक चल रहे हैं, काम कर रहे हैं ना। संस्था को पूरा जी, ये संस्था का नाम है। और उसके द्वारा संस्था को पूरा। और कोई प्रश्न? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नई बात आ गई ना, वो तो संस्था की बात है। आपको क्या अवधारणालाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यो चिन्तनीय मननीय पनि छ भन्ने